हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स, जो कि हमें बताता है अबाउट रिबेट। जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं, फिर चाहे वो ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम हो, हमें रिबेट अवेलेबल होता है। तो आज हम उसी के बारे में सब कुछ जानेंगे कि एग्जैक्टली 87A है क्या, फिनेंशियल 23-24 में उसके लिमिट्स क्या थे, 24-25 में क्या चेंजेस हुए हैं, एंड पिछले कुछ महीनों से सेक्शन 87A इसके ऊपर काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिकॉज इस सेक्शन की वजह से ITR यूटिलिटीज़ में बहुत बड़ा एक मेजर चेंजेस हुआ है, जिसकी वजह से जिसके भी रिटर्न्स गए हैं फिनेंशियल ईयर 23-24 के, स्पेशली 5 जुलाई के बाद में, उसमें काफ़ी बड़ा चेंजेस हुआ है एंड काफ़ी टैक्स पेयर्स का काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, बिकॉज इसमें मैंने सब कुछ इन्वॉल्व किया है, सब कुछ इंक्लूड किया है कि एग्जैक्टली डिटेल्स में हम इसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा अपडेट, अगर आप इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग, फाइनलाइजेशन, TDS इस सब के बारे में प्रैक्टिकली अगर सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे वेबसाइट की लिंक दे रखी है, उसे जाके चेक कीजिए। प्रैक्टिकल कोर्स हमने उसमें सब कुछ इंक्लूड किया है, ऑलमोस्ट 200+ टॉपिक्स है। और ये जो पूरा कोर्स है, अगर इसे आप सीरियसली एंड ऑनेस्टली अगर करना चाहते हो तो इसमें लगभग 1 साल का तो समय आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ सिखाया, आप लोगों ने देखा एंड आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। मैं सिखा रही हूँ, आप वो देख रहे हो, उसके बाद में हम लोग उसके रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं। दैट मीन्स सिर्फ सिखाना हमारा काम नहीं है, तो आपको वो सच में समझ में आ रहा है और उसको आपसे प्रैक्टिकली करवा के लेना, ये मेरा मेन इंटेंशन है। बिकॉज ऐसे काफ़ी लोग हैं, स्पेशली अकाउंटेंट्स, जिन्हें कि अकाउंटिंग आती है लेकिन फाइनलाइजेशन नहीं आता है, GST आता है बट रिटर्न और उसके वर्किंग्स नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड की है। नॉट ओनली दिस, रजिस्ट्रेशंस एंड ROC के भी काफ़ी कुछ हमने उसमें इंक्लूड किया है। एक पूरा ओवरऑल मैंने पैकेज दिया है कि अगर आप ये सीख लेते हो तो इसके बाद में आप आपके ओन क्लाइंट्स को भी मैनेज कर सकते हो, उन्हें भी सर्विस दे सकते हो। सो अगर आप आपका करियर बनाना चाहते हो तो जाके अभी हमारा वो कोर्स को चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीथिंग अबाउट सेक्शन 87A। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, अब हम आज क्या क्या देखने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ कि व्हाट इज़ 87A इन फिनेंशियल ईयर 24-25, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन उसे क्लेम कर सकता है, रीबेट लिमिट क्या है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 24-25। अगर आपका रिटर्न अभी तक नहीं गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि अभी अगर आपका रिटर्न नहीं गया एंड डिलेड हो गया तो आपको रीबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड आने वाले साल में जब आप नेक्स्ट ईयर करोगे तो उसमें क्या लिमिट है, ताकि आपको टैक्स प्लानिंग करने में आसानी हो। उसकी क्या क्या एप्लीकेबिलिटीज़ है, नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, करंट हॉट चेंजेस, जैसे मैंने बताया ITR यूटिलिटीज़ में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को नुकसान हुआ है। स्लैब रेट क्या था एंड उसकी वजह से उसका, और 87A का जो रिबेट का कैलकुलेशन है वो हम देखेंगे। और एंड में मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली समझाऊंगी कि 87A कैसे एप्लीकेबल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ 87A इन फिनेंशियल ईयर 24-25 एंड 25-26। इसका मतलब क्या है कि अब 87A है क्या, तो ये पहले तो इसका जो लिमिट है 87A रिबेट, अब इसके अंडर हमें रिबेट मिलेंगे। अब रिबेट मीन्स क्या होता है कि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसके बाद में गवर्नमेंट एक लिमिट देती है कि इतना अगर आपको टैक्स आ रहा है तो उसमें से एक XYZ अमाउंट हम बेयर करेंगे, या उतना आपको हम एग्जम्पशन बोलो या फिर हम आपको रिबेट देंगे कि उतना टैक्स आप उसमें से माइनस कर सकते हो। एक देखा जाए तो ये आपके लिए डिस्काउंट है इन टैक्स। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 दैट इज़ असेसमेंट ईयर 25-26 में अगर किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम अप टू 7 लाख है तो वो ये रिबेट अवेल कर सकता है। और उसमें भी गवर्नमेंट ने ये नया चेंज लाया है, ये न्यू चेंज है कि क्या है कि पेएबल इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम और 25,000 विच एवर इज़ लोअर रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका इनकम जो है मतलब नेट सब कुछ उसके न्यू रिजिम में अगर आप जाते हो, मैं अभी बात कर रही हूँ न्यू रिजिम की, एंड अगर आपकी इनकम जो है वो अप टू 7 लाख
लाख है तो आपको जो टैक्स बनेगा, अगर हम स्लैब रेट के हिसाब से जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट एक 20,000 तक आपका टैक्स बनेगा। तो 20,000 या 25,000 विच एवर इज़ लो, तो आपको इनडायरेक्टली 20,000 की रिबेट मिल जाएगी। अगर मान के चलिए आपने इनकम बढ़ा दिया, 8 लाख कर दिया, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, तो उसमें से आपको फिर 25,000 की रिबेट मिलेगी। ये है। एंड ओल्ड रिजिम के अंदर जो रिबेट अमाउंट है वो 12,500 है, जो कि पहले भी यही थी। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25। अब 24-25 दैट मीन्स अगले साल जो है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि पहले भी यही था कि वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, ओल्ड रिजिम आफ्टर डिडक्शन इनकम 5 लाख होना चाहिए, न्यू रिजिम में इनकम अप टू 7 लाख होना चाहिए एंड एज अप टू 80 ईयर्स तक होना चाहिए। दैट मीन्स नॉर्मल एंड सीनियर सिटीजन को रिबेट मिलता है, सुपर सीनियर सिटीजन को रिबेट नहीं मिलता है। अब रिबेट लिमिट अंडर सेक्शन 87 है फॉर प्रीवियस फिनेंशियल ईयर। अब मैं इसमें आपको 4 साल का बता रही हूँ, क्यों कि जैसे कि फिनेंशियल ईयर 21-22 के रिटर्न्स अभी भी जा रहे हैं, 22-23 के भी जा रहे हैं और 23-24 के जा रहे हैं। 24-25 का आने वाले साल में जाएगा, जो कि करंट ईयर अभी अपना चल रहा है। इसका लिमिट मैं बता रही हूँ ताकि हमें टैक्स प्लानिंग करने में आसानी हो सके। तो 21-22 में जो लिमिट था वो था ओल्ड रिजिम में 12,500, जो कि अभी भी वही है। न्यू रिजिम उस समय नहीं थी। उसके बाद में 22-23 में भी सेम 12,500 न्यू रिजिम नहीं थी। 23-24 में 12,500 अंडर ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम में जाते हैं तो 25,000। 24-25 में सेम 12,500 एंड 25 यही है, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ। अब हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटीज़ कि किसे किसे ये एप्लीकेबल है। तो रिबेट कैन बी क्लेम अगेंस्ट टैक्स लाइबिलिटीज़ ऑन नॉर्मल इनकम, जैसे कि अगर हमने हमारा हाउस रेंट का इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन है, अदर सोर्सेस इनकम है और सैलरी इनकम है एंड उसके ऊपर जो भी हमारा टैक्स आ रहा है तो हमें उसके ऊपर ही रिबेट हम क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें बात आ जाती है, मेन पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। अब अंडर सेक्शन 112 क्या बोलता है कि नॉन इक्विटी एसेट जो होती है, नॉन इक्विटेबल एसेट जो होती है वो होती है, तो अगर उसके ऊपर हमें कोई टैक्स आ रहा है तो हम लोगों को ये रिबेट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड। अगर इक्विटी शेयर्स के या जो भी कैपिटल गेन का कैलकुलेशन है अगर उसमें आ रहा है तो उसमें हमें 1 लाख का डिडक्शन मिलता है। फिर उसके बावजूद अगर गेन आ रहा है, जो टैक्स आ रहा है, फिर उस पर हमें टैक्स भरना पड़ेगा, वो हम लोग 87A के अंडर नहीं आते। अब पहले जो रूल बोलता था वो यही था कि लॉन्ग टर्म में नॉन इक्विटी जो एसेट्स है उसके ऊपर आपको 87A मिलेगा, बट अगर इक्विटी एसेट्स है एंड उसका गेन है तो उसके टैक्स के ऊपर रिबेट नहीं मिलेगा। सेकेंड, पहले शॉर्ट टर्म नहीं बोलता था कि अभी जैसे कि हम एप्लीकेबल देख रहे हैं, तो पहले एप्लीकेबल था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड इक्विटी। दैट मीन्स अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है एंड अगर उसमें भी आपको टैक्स आता है तो आप उसके अगेंस्ट भी 87A रिबेट को क्लेम कर सकते थे। बट अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है, 5 जुलाई के बाद में जो ITR यूटिलिटीज़ आई है, जो अपडेट हुई है पोर्टल पे, उस पे ये जो पॉइंट है इसके ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स आ रहा है वो रिबेट के अंदर वो कंसीडर नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट चल रहा था, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी वो कंसीडर यूटिलिटीज़ में नहीं हो रहा है। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी में पहले क्या था कि रिबेट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेन टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड, दैट मीन सेक्शन 112। तो पहले यही बोलता था एंड एप्लीकेबल था नॉन इक्विटी एसेट्स के जो भी गेन का टैक्स है उसके ऊपर। बट अगर इक्विटी शेयर्स का है तो उस पर आप 87A का क्लेम नहीं ले सकते। बट इसमें और एक सेकेंड पॉइंट ऐड हो गया है, ये शॉर्ट टर्म वाला, कि अगर आपको शॉर्ट टर्म भी बिकॉज ITR यूटिलिटीज़ उसे अलाउ नहीं कर रही है। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी यही कहता है कि करंट इश्यूज़ क्या है कि फ्रॉम 5 जुलाई 24 न्यू ITR यूटिलिटीज़ इंट्रोड्यूस हुई है एंड उसके अंडर आपके जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एंड उसका जो भी टैक्स बन रहा है वो आपको सेपरेट पे करना पड़ रहा है, आपको उसके सामने 87A के अंडर रिबेट नहीं मिल रही है। फिर आप कोई भी रिजिम में जाओ, वैसे भी अभी डेट चली गई है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप लोग को न्यू रिजिम में ही रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। बट ये एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक फ़िलहाल चल रहा है
जिसकी वजह से काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी टैक्स भरना पड़ा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि स्लैब रेट क्या है फिनेंशियल ईयर 23-24 एंड 24-25 के, एंड उसके हिसाब से हमारा जो ये 87A का जो बन रहा है टैक्स, वो हमें रिबेट मिलता है कि नहीं मिलता, एंड कितने इनकम तक हमें वो मिलेगा। तो अभी चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मैंने ये स्क्रीन पे दिखाया है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम बात करेंगे, बिकॉज 23-24 के रिटर्न तो चले गए। अगर किसी के नहीं गए हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही कैलकुलेशन होगा, क्योंकि रिबेट की अमाउंट तो चेंज हुई नहीं है। तो अगर ओल्ड रिजिम में कोई जाता है एंड उनका अगर ग्रॉस इनकम 7 लाख है, उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शंस उनको मिलेंगे 50,000 के, फिर ATC का अगर कुछ डिडक्शंस है तो वो हम ले लेते हैं। सो टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई उनकी 5 लाख रुपीज़। अब 5 लाख के ऊपर अगर हम इनकम टैक्स एज़ पर स्लैब रेट देखें तो बनता है कुछ 5% के हिसाब से 12,500। ठीक है, तो 12,500 उनको टैक्स आ रहा है, एंड ओल्ड रिजिम में जो रिबेट अवेलेबल है वो भी ऑलमोस्ट 12,500 की। तो इस तरह से उनका जो टैक्स पेबल है वो होगा नील। ओके, अब हम देखते हैं न्यू रिजिम में। अगर समझो ग्रॉस इनकम हम रखते हैं 7.5 लाख। 7.5 लाख के बाद में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में और एक बहुत अच्छा चेंज हुआ था फॉर सैलराइड पीपल। अभी जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ वो सैलराइड के हिसाब से है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 था वो बढ़ के अब हो गया था 75,000। तो 75,000 हम वो माइनस करेंगे, बची टोटल टैक्सेबल इनकम 675। न्यू रिजिम में कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं मिलता है, उसके हिसाब से 6.75 पे जो टैक्स आ रहा है वो 18,750। तो रिबेट हमें पूरी मिल जाएगी एंड नील, बिकॉज 25,000 की लिमिट है। तो इस हिसाब से हमारा वो कैलकुलेशन होगा कि हम लोगों को जो न्यू रिजिम में है वो 25,000 के हिसाब से ऐसे मिलेगी। अभी मान के चलो अगर हम इनकम बढ़ाते हैं तो हमारे उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल फॉर द फिनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। लेट्स अंडरस्टैंड कि मिस्टर मोहन 61 ईयर ओल्ड रिटायर्ड पर्सन विथ अ मंथली पेंशन ऑफ ₹5,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स ₹4,70,000। द पेंशन, अभी हम लोग देखते हैं कि इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। अब उनको आ रही है पेंशन 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 60,000 उनकी एक पेंशन इनकम हो गई। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स 4,70,000। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी में क्या है। तो सिंस मिस्टर मोहन इज़ अबाउट 60 ईयर ओल्ड बट बिलो 80 ईयर्स, द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज़ 3 लाख रुपीज़, जो स्लैब रेट के हिसाब से उनको है वो 3 लाख रुपीज़ होगा। फिर चाहे ओल्ड हो या न्यू रिजिम हो सेम होगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट शुड बी फर्स्ट बी एडजस्टेड अगेंस्ट। तो अभी उनका हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं कि उनका जो 3 लाख है उसमें से 60,000 हम लोग लेस कर देंगे। मीन्स उनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है 3 लाख रुपीज़, बट उनकी जो इनकम है पेंशन इनकम 60,000 है। मीन्स बचे कितने 2,40,000। अब 2,40,000 माइनस 4,70,000 जो उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो वो भी माइनस करेंगे। तो बचे कितने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अब उनकी इनकम बन रही है 2,30,000। अब 2,30,000 के ऊपर वो टैक्सेबल होगा 10%। क्यों 10% के हिसाब से वो 2 लाख, हाँ। तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स, उसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। अब 2,30,000 माइनस हम करेंगे 1 लाख जो कि एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो बचे 1,30,000। अब 1,30,000 के ऊपर 10% हम कैलकुलेट करेंगे, आएंगे 13,000। अब क्वेश्चन ये है कि ये 13,000 के सामने अगर मिस्टर मोहन ओल्ड रिजिम में जाते हैं तो उन्हें रिबेट मिलता है या न्यू रिजिम में जाते हैं तो ओल्ड मिलता है। अब देखिए हमने जो एप्लीकेबिलिटी देखी थी उसमें क्लियर कट हमने देखा था कि एप्लीकेबल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ऑफ इनकम टैक्स
ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नॉन इक्विटी एसेट्स, बट उनको जो गेन हुआ है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पे हुआ है, जो कि नॉन एप्लीकेबल में आता है कि अगर उनको इक्विटी ओरिएंटेड में हुआ है तो उनको रिबेट नहीं मिलेगी। तो अब सिंस उनको जो गेन हुआ है वो इक्विटी ओरिएंटेड में हुआ है, तो हमें जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 13,000 प्लस हेल्थ 4% का, वो अगर हम ऐड करते हैं तो 13,520 होता है, वो उन्हें पे करना होगा। वो उसको बोलते हैं ना, रिबेट के सामने हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से आपको जो रिबेट का ये जो सेक्शंस है इसे कैलकुलेट करना है। अब देखिए क्या होता है, जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, प्रोफेशनली जब हम एक क्लाइंट का हैंडल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं करना थोड़ा सा इजी होता है। बट जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये जब रिटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकली करना और एक एग्ज़ाम के लिए या एक एज अ सम करके सॉल्व करना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बट आई होप कि ये दोनों लोगों के लिए थोड़ा सा इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर इसको आपको और डिटेल में जानना है और प्रैक्टिकली इसे कैसे करना है, अगर वो सब आपको सीखना है, देन डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे बताया कोर्स की लिंक दी है, उसे ज़रूर जाके एक बार चेक करें। डेफिनेटली आपके लिए वो वर्थ इट होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम और भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।